और K2Cr2O7 एंड KMnO4, उसमें आपको प्रेपरेशन याद करनी है और कंप्लीट द रिएक्शन। बाकी आपके मोस्टली रीजनिंग क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है, तो मैं क्विक रिव्यू दे रही हूँ इस चैप्टर का, जो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस ओनली, क्या क्या इसमें से पूछा जाता है एनसीईआरटी के फ्लो में। ठीक है, तो डी ब्लॉक क्या है हमारे पास, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में यहां से लेके यहां तक ये डी ब्लॉक है। अब डी ब्लॉक में भी हम सिर्फ इधर से इधर इतने एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास है इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन याद रखनी है, जिसकी वजह से ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम नहीं बोलते, क्योंकि ये D10 और S में 2 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, और इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है वो +2 शो करता है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी D में इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आएगा यहाँ कॉपर, सिल्वर और ये गोल्ड। ठीक है, अच्छा, इसके पीछे है हमारे पास निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। अब ये निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम ये अच्छे कैटलिस्ट्स हैं, जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इनके काफी कॉम्प्लेक्सेस भी मिल जाएंगे, और बाकी ऑर्गेनिक में इनको आप एज कैटलिस्ट भी यूज करोगे। ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये हैं कॉइनेज एलिमेंट्स जिनके कॉइन बनते थे। अब ग्राउंड स्टेट में तो इस पूरी लाइन की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, डी में 10 और एस में 1 होता है, मगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके भी जो डी ऑर्बिटल्स है वो इनकम्प्लीटली फिल हो जाते हैं और वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ग्राउंड स्टेट में चाहे कंप्लीटली फिल्ड हैं, मगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ 30 तक आपको वैसे भी याद होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्सेस बनाओगे तो 21 to 30 सबसे ज्यादा यूज होने वाले। वैसे तो ये जो भी लिखे हैं ये सब यूज होंगे। ठीक है, लर्न करने के लिए जो सारा पूरा डी ब्लॉक में चारों सीरीज की विद कॉन्फ़िगरेशन एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जितने लिख रही हूँ एटलीस्ट वो इस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में, कि कौन नॉन ट्रांजिशन है, कौन कॉइनेज है, कौन कैटलिस्ट है। ठीक है, स्कैंडियम के बाद इधर यट्रियम आता है, और यहाँ लैंथेनम और यहाँ एक्टिनियम। लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स का गैप आता है। इन 14 एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है आउट ऑफ पीरियोडिक टेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 लाइंस, जिसमें पहली रो है लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स की, विच आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स, और इसमें 4F की फिलिंग हुई है, और उसके बाद एक्टिनॉइड्स जिसमें 5F की फिलिंग हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये 6th पीरियड में यहाँ 6 का S है, लैंथेनम 5D, यहाँ 7S और एक्टिनियम 6D। तो डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो कि जिसका S है उससे एक कम का D है। जैसे यहाँ 4S3D, ठीक है, 4S3D, 5S4D, 6S5D, 7S6D, जिसका S है उससे एक कम का D है। S में आपके पास 0 to 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और D में 1 to 10, 0 to 1, 1 to 10। ठीक है, 1 सॉरी
1 to 2, नॉट 0। कुछ एनसीईआरटीज में 0 लिखा हुआ है, बट एक्चुअली डी और डी ब्लॉक में सिर्फ पैलेडियम के पास 0 होता है, बाकी सबके पास एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो जनरल में इसको नहीं डाल सकते, ठीक है। दिस इज 1 to 10, ठीक है। तो इन जनरल आप लिख सकते हो n का s है, जिसमें 1 to 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और n-1 का d है। शेल वाइज लिखते हैं तो आप पहले n-1 का d 1 to 10 ऐसे लिख सकते हो। और अगर आप एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर देखो ये 6 का s यहाँ फिल हुआ है, 6s, उसके बाद ये 5 का d है, और उसके बाद 4 का f, 6s 5d 4f। तो जिसका s है उससे 1 कम का आपके पास d है, और उससे 2 कम का आपके पास f है। F में तो 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स आप भर सकते हो, D में एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है लेंथेनम का या एक्टिनियम का, वो भी अपने कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए वहां से वो ले लेता है, ठीक है। एंड S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये F की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। फिर आते हैं हम, ये एनसीईआरटी के पहले पेज पे डेफिनेशंस और सेकंड पेज पे कॉन्फ़िगरेशन जनरल वाली दी हुई है। फिर है कि 2 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 24 और 29, क्रोमियम एंड कॉपर। दिस इज आर्गन 3d5 4s1 and this is argon 3d10 4s1, ठीक है। इनकी है सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं, और साथ में इनकी होती है हाई एक्सचेंज एनर्जी, जिसकी वजह से ये स्टेबल होते हैं। तो इन दोनों रीजंस की वजह से इनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जिंक कैडमियम मरकरी हमने कर लिया, नॉन ट्रांजिशन है। कॉपर सिल्वर गोल्ड भी कर लिया कि वो ट्रांजिशन है, क्योंकि +2 में वो इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल शो करते हैं। एक क्वेश्चन है स्कैंडियम का, स्कैंडियम इज 21, दिस इज आर्गन 3d1 4s2। तो ऑलरेडी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में, उसमें एक अनपेयर्ड है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक ही शो करता है, इसमें इसकी इनकम्प्लीट नहीं मिलेगी आपको, मगर ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स इसके पास हैं, इसीलिए स्कैंडियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। उसके बाद एनसीईआरटी के नेक्स्ट पेज पे आपके पास आता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें वो कहता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से वो शो करता है मेटालिक बॉन्डिंग। इसी वजह से ये हार्ड होते हैं, इसी वजह से उनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, और इसी वजह से उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग, उतनी ज्यादा हार्डनेस, ठीक है, उतना ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। अब इसमें एक ग्राफ आपको गिवन है, जिसमें आप देख सकते हो, उस ग्राफ में इस तरीके से आपको डिप मिलता है मैंगनीज और टेक्नीशियम में। सॉरी, इसका ग्राफ थोड़ा सा इधर को बनेगा ऐसे, लाइक दिस, क्योंकि क्रोमियम का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आयरन, ये बताने के लिए, ठीक है। रफली मैं कोई वैल्यूज प्लॉट नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चंस के फॉर्म में बता रही हूँ कि मैंगनीज और टेक्नीशियम में डिप है, ठीक है,
और यहाँ पर भी ये कॉपर गोल्ड सिल्वर, ये आती है लाइन, कॉपर सिल्वर गोल्ड नहीं, कॉपर फिर गोल्ड फिर सिल्वर, और इन दोनों की उसमें डिप है, यहाँ पर नहीं, टंगस्टन का हाईएस्ट मिलेगा, टंगस्टन की फिलामेंट होती है बल्ब में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के साथ, और मैंगनीज और टेक्नीशियम के लिए बोलता है कि इनको अपनी सिमेट्री इतनी पसंद है कि वो मेटालिक बॉन्डिंग में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो शो करते हैं वीक मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। और क्रोमियम की मेल्टिंग पॉइंट आयरन से ज्यादा होगी, ठीक है। इस तरीके से कर्व्स हैं। उसके बाद आता है कि 3D 4D 5D को अगर आप कंपेयर करो तो 3D थोड़ा छोटा है, फिर 4D आ गया, फिर 5D आ गया। जितना डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होगा, तो वो एक मेटल कंसिडर करते हैं। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो 3D से ज्यादा मेटालिक है 4D, और 4D से ज्यादा मेटालिक है 5D, ठीक है। देन कम्स कि अगर आपके पास 3D सीरीज में अलोंग द पीरियड साइज की वेरिएशन हमने देखनी हो, तो हमें पता है अलोंग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, शेल्स सेम रहती हैं, इसीलिए अलोंग द पीरियड जो है साइज डिक्रीज करता है। देन आयरन, कोबाल्ट और निकल का साइज सेम रहता है, और कॉपर और जिंक जो है वो बड़े हो जाता है साइज, ठीक है। स्कैंडियम टू मैंगनीज डिक्रीज, आयरन कोबाल्ट निकल सेम, एंड कॉपर एंड जिंक में वो इंक्रीज हो जाता है साइज। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 3D 4D और 5D का ग्राफ प्लॉटेड है, जिसमें आप देख सकते हो 3D का इस तरीके से, थोड़ा दूर 4D का है, लेकिन इसके काफी पास 5D का है। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि 3D और 4D में तो काफी डिफरेंस है साइज में, लेकिन 4D और 5D में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ होगी 4F की फिलिंग, जो कि शो करता है पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग, और उसकी वजह से साइज जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। अब आप यहां देखो, इधर जो ये पीरियोडिक टेबल हमने बनाया है, इसमें यट्रियम के साथ यट्रियम के साथ इधर है जर्कोनियम, जर्कोनियम, और इधर आता है हॉफनियम, ठीक है। अब जर्कोनियम जो है वो सोचता है कि जर्कोनियम का साइज ये है, तो सोचता है कि हॉफनियम का साइज तो काफी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है वो साइज इंक्रीज होता है। पर यहाँ लैंथेनम के बाद हमने बताया कि 14 एलिमेंट्स बाहर निकल जाते हैं, और फिर उन एलिमेंट्स का भी साइज थोड़ा 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 डिक्रीज करता रहेगा, ठीक है। तो 14 एलिमेंट्स के डिक्रीज के बाद हॉफनियम की बारी आती है, तो हॉफनियम का जितना एक्सपेक्टेड साइज होता है उतना नहीं होता, क्योंकि लैंथेनम के नेक्स्ट वाला एलिमेंट नहीं है, लैंथेनम के बाद 15th एलिमेंट है हॉफनियम, तो एक्सपेक्टेड साइज इसका नहीं मिल पाता,
और इसका जो साइज है वो जर्कोनियम के जैसा ही होता है। तो क्वेश्चन आता है कि जर्कोनियम और हाफनियम का साइज क्यों सेम होता है? तो साइज इसलिए सेम होता है क्योंकि जर्कोनियम के नीचे जब हॉफनियम आता है तो आफ्टर 14 एलिमेंट्स का गैप के बाद आता है। वो 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स हैं जिनका साइज डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ 4f की पुअर शील्डिंग। सो वी राइट कि बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इन दोनों का साइज जो है वो सेम होता है। ठीक है, चलो जरा मैं पूछूं आपसे, ट्यूलिप से बताएंगे पहले। हाँ जी, फर्स्ट बेंच पे गर्ल्स वाली साइड पहला क्वेश्चन है। आप आओ बेटे, जो स्पेक्स वाले मेरे तरफ, कामिया। हाँ बेटा, आप बता सकते हो जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज सेम क्यों होता है? तो आप सुन क्यों नहीं रहे थे? क्या काम कर रहे थे आप? आप तब से कुछ 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 लिखी जा रहे हो। या तो आपको पूरा चैप्टर आता हो तब आपको टेंशन ना हो कि मैं लिखती रहती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैम बोली जा रही है। ऐसे मत किया करो, मैं आप लोगों के लिए ही, मेरे को तो आता है, मैं तो आप लोगों को बताना चाहती होती हूँ। बैठो। 12th रोज। साहिल प्रीत सिंह कौन सी क्लास में? साहिल प्रीत, रेज योर हैंड्स। हुई साहिल प्रीत? हाँ जी बेटा, आजो बेटे। साहिल बच्चे, कैन यू टेल मी ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? एब्सेंट सी ते अभी तो बैठे हुए सी, अभी तो सुन नहीं रहे सी। हाँ, मैं तो पढ़ा रही थी, मैंने तो स्टार्ट ही यहाँ से किया था बेटा। क्लास का थोड़े ना है कि क्लास में आपने, मैं थोड़ा ना बोलूं कि पहले पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा है। मैं तो अपना पढ़ाया हुआ पूछ रही हूँ, जो मैंने बताया है। ये फायदा क्या है ऐसे क्लास का? चलो क्वेश्चंस करो फिर, बैठो। आई गिव यू 10 मिनट्स, करो क्वेश्चन, मैं एक एक करके पूछती हूँ आप लोगों से।
Excuse me, हाँ जी, we didn't get the worksheet. अच्छा ठीक है। देखो ये कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है, मैं इनके कीवर्ड्स दे देती हूँ, लिख लो। अगर सुनना नहीं है तो कम से कम लिख लो, कभी पढ़ने बैठोगे तो काम आ जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हार्ड हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनसे वो मेटालिक बॉन्डिंग करते हैं और इसी वजह से वो हार्ड हो जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि डी ट्रांजिशंस शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि ये स्मॉल साइज्ड होते हैं, इनकी हाई चार्ज टू मास रेशियो होती है और इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलॉयज बनाते हैं क्योंकि जो अलॉय बनाते हैं उन एलिमेंट्स का सिमिलर साइज होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, ऐसे मेटल एटम्स की इंटरस्टिशियल साइड्स पर छोटे छोटे एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, they get trapped in the interstitial sites. फिर ये अच्छे कैटलिस्ट हैं, क्यों? कैटलिस्ट एक तो सरफेस प्रोवाइड करते हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं, और इस चैप्टर का जो मेजर रीजन है वो ये कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि उनके पास होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिससे वो शो करता है मेटालिक बॉन्डिंग और इसी वजह से होता है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है उनकी क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग हाई है।
ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन है, फटाफट लिखो फिर और बताते हैं। लिख लिया? ओके, अब स्कैंडियम से लेके जिंक तक की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब इसमें जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो कॉन्फ़िगरेशन पे ही होते हैं।
सबसे कॉमनली आपको इन्हीं एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी। वैसे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट्स की आनी चाहिए। अब इनमें भी आपको स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। जैसे क्रोमियम 2 पॉजिटिव आपको बनाना है, आपको हमेशा पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, फिर 3d से। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बच जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन में 3d4, और अगर 3 निकालोगे ये बन जाएगा 3d5। मैंगनीज 2 पॉजिटिव में बनेगा 3d5 और 3 पॉजिटिव में बनेगा 3d4। आयरन 2 पॉजिटिव में बनेगा 3d6 और 3 पॉजिटिव में बनेगा 3d5। कॉपर 1 पॉजिटिव में बनेगा 3d10 और 2 पॉजिटिव में बनेगा 3d9। जिंक 3d10। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड और T2G6 कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। अगर T2G ऑर्बिटल में T2G ऑर्बिटल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल होता है, और D3 मतलब T2G में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब भी वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव में से 3 पॉजिटिव स्टेबल होगा क्योंकि वो D5 मिल रहा है उसको। Mn 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव में से 2 पॉजिटिव स्टेबल होगा, D5 मिल रहा है। ये स्टेबल तो दोनों ही हैं पर फिर भी D5 ज्यादा स्टेबल होगा। कॉपर 1 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव में कॉन्फ़िगरेशन वाइज तो D10 स्टेबल है, मगर एक्वस सोल्यूशन में चार्ज और मास रेशियो की वजह से 2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, और जिंक फुली फिल्ड है, इसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लिखो फटाफट सारे आपके जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिख के कर लोगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है पहले 4s से निकालना है, फिर 3d से, और जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन डाला होगा उसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। जो सेकेंड पार्ट है K2Cr2 7 और KMnO4 वाला, उसमें आपको हाफ इक्वेशंस गिवन होती हैं, हाफ आपको खुद लिखनी होती हैं, पर उसके लिए पहले आपको सारी इक्वेशंस पे फोकस करना पड़ेगा। पहले ये लिखो, फिर मैं वो इक्वेशंस भी लिखती हूँ। Half of the equation will be given in the question, you have to complete the rest half.
डन। चलो फिर रिएक्शंस लिख लेते हैं। पहले आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट गिवन है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन गिवन है 3 स्टेप्स में। सबसे पहले आयरन क्रोमेट से आप बनाते हो। आयरन क्रोमेट में सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन डाल के सोडियम क्रोमेट बनाते हो। ठीक है, आयरन क्रोमेट से सोडियम क्रोमेट, बैलेंस नहीं कर रही हूं मैं, बैलेंस कर लेना। फिर आप सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हो। ये है आपके पास सोडियम क्रोमेट। इसमें आप KCl डाल के सोडियम, सॉरी ये तो पोटेशियम बन जाएगा। पहले तो इसको ऑक्सीडाइज करोगे, इसमें एसिड पुट करके सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हो। ठीक है, सोडियम, आयरन क्रोमेट से सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट में KCl डालकर पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब इसमें आपको पहले, अगर ऐसे 3 मार्क्स का, अब तो 3 मार्क्स के जनरली क्वेश्चन नहीं आते, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था तो वो तीनों स्टेप्स पूछ लेता था। तो आपको यहाँ से शुरू करना था। फिर पहले आयरन क्रोमेट, फिर ये सोडियम क्रोमेट, फिर सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर वो 2 मार्क्स का पूछता है तो वो सीधे यहाँ से यहाँ के लिए पूछ लेता है। अगर वो 1 मार्क का पूछता है तो वो सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट ही पूछ लेता है। तो ये 3 इक्वेशन जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में तीनों लिखने को आए, अलग इनमें से कोई एक पार्ट एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है। सिंपल आपको बोल सकते हैं कि अगर मैं सोडियम डाइक्रोमेट में KCl ऐड करूं तो क्या बनेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें ये सोडियम को रिप्लेस कर देगा पोटेशियम, और पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ पीएच पे आता है। ये कहता है कि जो क्रोमेट आयन है CrO4 2 नेगेटिव, ये येलो कलर की टेट्राहेड्रल आयन होती है। इसमें अगर आप एसिड डालते हो तो ये डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव बन जाती है, ऑरेंज कलर की। और अगर आप इसमें बेस डालते हो तो ये ऑरेंज से वापस येलो बन जाएगी, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन जाएगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ पीएच है, जो 1 मार्क का 1 लाइनर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड एसिड टू क्रोमेट सॉल्यूशन। तो वो ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा, वो क्रोमेट से डाइक्रोमेट बन जाएगा। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में इनके कुछ रिएक्शंस होते हैं, जो मैं आपको बोल रही हूँ कि कुछ रिएक्शंस वो हाफ ऑफ इट दे मस्ट हैव गिवन, और बाकी हाफ आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है और बैलेंस भी करना होता है। जैसे ऐसे दिया हुआ है आपको, यहाँ हमेशा डाइक्रोमेट आयन होगी, एसिडिक मीडियम होगा, एक आयन होगी जिसको वो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, और इधर ये क्रोमियम जो है वो Cr3 पॉजिटिव में बन जाएगा। ये जो H पॉजिटिव है इससे पानी बन जाएगा, और ये जो I नेगेटिव है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। बैलेंस भी करनी पड़ती है। ठीक है, पर ये सर्टेन है कि कोई भी इक्वेशन में आपको इधर डाइक्रोमेट और H पॉजिटिव मिलेगा, एक आयन मिलेगी ऑक्सीडाइज होने के लिए, इधर Cr3 पॉजिटिव और वाटर मिलेगा, और इधर ऑक्सीडाइज्ड आयन मिल जाएगी जिसमें वो ऑक्सीडाइज हो रही होगी। जैसे अगर Fe2 पॉजिटिव है तो वो उसको ऑक्सीडाइज करके
Fe3 पॉजिटिव में चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट अगर यही बनानी है तो ये दो तो फिक्स्ड ही है ना प्रोडक्ट, और आपको याद करना है कि वो किस स्पीशीज को किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है। बाकी बैलेंसिंग भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतने बड़े नंबर नहीं, फिक्स्ड से नंबर्स, जैसे जनरली आपको यहाँ पर 14 मिलता है, यहाँ पर 2 मिलता है, ये गेस वर्क है, ये ऐसे नहीं, पर इनका 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज रहता है, तो यहाँ कॉफिशिएंट में आपके पास 6 मिलेगा और यहाँ उसके अकॉर्डिंग वो बैलेंस होगा। ठीक है, 14 H पॉजिटिव है तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो बैलेंसिंग या तो आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। मेनली पहले प्रोडक्ट पे फोकस करो, प्रोडक्ट तो आप याद कर ही सकते हो कि क्या बनेगा। और ये डेफिनेट क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को मैं ये बोलती हूँ, आप पिछले 20 साल के पेपर्स छांट के देख सकते हो, उसमें सिर्फ कोविड टाइम्स में ये 2-3 साल आउट ऑफ सिलेबस था, अदरवाइज आपको हर बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक में से K2CR2 और KMnO4 में से 2 या 3 मार्क्स का डेफिनेट क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये श्योर क्वेश्चन होता है, इसमें से आता ही है। फिर बच्चे क्या करते हैं कि बाकी पढ़ लिया मैम, यही छोड़ा है, पर उसका कोई फायदा नहीं, ये छोड़ के कोई फायदा नहीं है। करना है तो ये जरूर कर लो, बाकी तो रीजनिंग मैंने एक पेज पे आपको दे ही दी लिख के। एक इसमें है कि अगर आप SN2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करते हो, दिस गिव्स यू chromium 7 water molecules plus SN4 पॉजिटिव। एक इसमें है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस H2S gives 2Cr3 positive plus 7 water molecules plus 3 sulfur। ये एनसीईआरटी में इक्वेशंस गिवन है, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो। लिखो, फिर मैं KMnO4 वाली भी बताऊंगी। तो फिर KMnO4 के भी कर लेते हैं। KMnO4 में एसिडिक मीडियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज रहता है, इसीलिए
आपको जो भी कोफिशिएंट मिलता है यहाँ पर, जिस चीज को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन देगा या फिर उसका मल्टीपल। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहता है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 जाती है। 5 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है, खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। MnO4 से Mn2 पॉजिटिव में जाएगा, H पॉजिटिव से वाटर बन जाएगा, और I नेगेटिव का I2। ठीक है, ये भी आधी इक्वेशन आपको जनरली गिवन होती है, आधी पूछी हुई होती है। ऐसे ही आयरन, फेरस आयन को ये फेरिक में चेंज कर देता है H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, ये बन जाएगा फेरस से फेरिक, खुद Mn2 पॉजिटिव में चला जाएगा और साथ में 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑक्सलेट C2O4 2 नेगेटिव आयन को MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद Mn2 पॉजिटिव बना देगा, इसका बन जाएगा वाटर, और ऑक्सलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देगा। ठीक है, तो ऐसे आधी इक्वेशन जनरली गिवन होती है, आधी पूछी होती है। आपको मेन प्रोडक्ट्स पे किस चीज में उसको ऑक्सीडाइज किया है वो याद रखना है। सल्फाइड आयन को MnO4 एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है सल्फर, और हाँ सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा ना सल्फर में, और यहाँ बन जाएंगे 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। और सल्फाइड को सल्फेट में SO3 2 नेगेटिव आयन अगर होगी तो उसमें MnO4 नेगेटिव डालोगे एसिडिक मीडियम में, तो ये बना देगा सल्फेट, खुद बन जाएगा Mn2 पॉजिटिव और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। सल्फेट बन गया ना, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। आप लोगों ने F ब्लॉक के एलिमेंट्स याद किए हुए हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशंस बोलो। तो F ब्लॉक के एलिमेंट्स और कॉन्फ़िगरेशन याद करनी पड़ेगी, एटलीस्ट लेंथेनॉइड्स वाले की। एक्टिनॉइड्स नहीं भी याद होता तो लेंथेनॉइड्स याद करने पड़ेंगे, उसमें से तो क्वेश्चंस आते हैं। लिख लो, फिर नेक्स्ट टाइम F ब्लॉक का कर लेंगे।
इसमें आप देखोगे लैंथेनम तो डी ब्लॉक का है, बाकी एफ ब्लॉक के हैं, लेकिन सिर्फ 3 एलिमेंट्स के पास 5D में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, बाकी किसी के पास नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है 5D में से भी, इसीलिए हम 5D में 0 to 1 लिखते होते हैं। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशंस एटलीस्ट इन एलिमेंट्स की 4F वालों की याद करना और उनको सीक्वेंस में भी याद करना, और बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं। थैंक यू।